वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में यूजिंग टी अकाउंट की टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि उससे हम मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो समरी इसकी है कि हम टी अकाउंट यूज़ करते हैं रिसीवेबल का, जिससे हम क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर हम कैश की अमाउंट भी इंक्लूड कर दें, कैश सेल्स की भी, तो उससे टोटल सेल्स भी हमें रिसीवेबल के टी अकाउंट से एक ही वर्किंग से मिल सकती है। उसके बाद हम बैड डेट की इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट भी देखेंगे कि उसको किस तरीके से हमने इनकॉर्पोरेट करना है, अगर बैड डेट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हैं और अगर बैड डेट्स टू भी रिटर्न ऑफ हैं तो इससे हमारी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद पेबल के टी अकाउंट को डिस्कस करेंगे। वंस अगेन इससे हम क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर हम कैश परचेजेस की फिगर भी इसी अकाउंट में डाल दें तो हम टोटल परचेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम एक्सपेंस के टी अकाउंट को डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक्सपेंस की फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैश पेड की फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एक्सपेंसेस, और प्री पेमेंट या एक्रूवल की ओपनिंग या क्लोजिंग फिगर भी फाइंड आउट हो सकती है। इनकम का टी अकाउंट बनाने से हमारे पास इनकम की अमाउंट हमें मिल सकती है, कैश रिसीव जो रेलिवेंट टू इनकम है वो मिल सकता है, या फिर हमें जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, इनकम है और एक्रूवल है इनकम का, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी मिल सकती है। कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाना या इनमें से किसी एक चीज़ का टी अकाउंट बनाना, उससे हमें मिसिंग फिगर किसी भी स्पेसिफिक पेमेंट या रसीद की भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक भी आइडेंटिफाई हो सकता है। और अगर बैंक स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें रिकन्सिलेशन को कैसे शॉर्टकट के तौर पे इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम फुल फ्लैज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर अगर वैल्यू लेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रिसीवेबल के अकाउंट की। The following data relates to AB traders, opening receivables, closing receivables, चेक जो कस्टमर से हमें रिसीव हुए हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सेल्स, लेट्स से कि दिस इज कैश सेल्स। तो ये डाटा हमारे पास गिवन है और हमें टोटल सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम दो टेक्निक यूज़ करेंगे। पहली टेक्निक के अंदर हम रिसीवेबल से सिर्फ क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करेंगे। तो रिसीवेबल का हम अगर अकाउंट बना लेते हैं तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 240,000, क्लोजिंग बैलेंस है 280,000, और इसके बाद हमारे पास जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं बैंक के थ्रू, चेक रिसीव्ड हुए हैं, तो उनको रिकॉर्ड कर देते हैं 1450। और अब अगर हम टोटल्स करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पे क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। और हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है। टोटल सेल्स क्रेडिट और कैश सेल्स का एग्रीगेट होती है, तो क्रेडिट सेल्स की फिगर हम अपने रिसीवेबल से ले लेंगे और कैश सेल्स की फिगर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से ले लेंगे, और टोटल सेल्स हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। एक इसका अल्टरनेटिव वे ये है कि हम सिर्फ रिसीवेबल का ही एक अकाउंट बनाएं और उसी से टोटल सेल्स की फिगर फाइंड आउट कर लें। तो अगर हम रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जैसे प्रीवियसली हमारे पास थी वैसे ही हमने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अब इसके अंदर हम कैश सेल्स की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जैसे ये हमने 560 की रिकॉर्ड कर दी। तो अब कैश सेल्स की वैल्यू भी रिसीवेबल के अकाउंट में डालने से ये इम्पैक्ट आएगा कि हमारे पास जो रिसीवेबल अकाउंट से वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स की वैल्यू नहीं होगी, वो टोटल सेल्स की वैल्यू होगी। तो टोटल सेल्स की वैल्यू अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगी, जो कि इक्वल है फर्स्ट मेथड के साथ। तो आप रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर सिर्फ क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिसीवेबल के अकाउंट में अगर कैश सेल्स की फिगर इनकॉर्पोरेट कर दें तो वहां से आपको टोटल सेल्स की वैल्यू भी मिल सकती है। एग्जाम्पल 2 अब हम करेंगे, जिसमें हम रिसीवेबल अकाउंट को बैड डेट के साथ कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास डाटा है कि क्वेश्चन में कैलकुलेट सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड गिवन है, एट एंड ऑफ पीरियड गिवन है, जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है वो भी गिवन है, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ गिवन है। पार्ट बी जो है वो है कि सेल्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है हमने। तो रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ पीरियड, रिसीवेबल एट एंड ऑफ पीरियड, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। अब अगर हम देखें तो सारी पार्ट ए और बी का डाटा सेम है, सिवाय यहाँ पर वर्ड टू बी का यूज़ हुआ है, यहाँ पर टू बी का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो एक जगह बैड डेट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं और एक जगह बैड डेट अभी हमने राइट ऑफ करने हैं। तो इस एक जो है डिफरेंस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यू पर, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं, पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो रिसीवेबल का हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्ट ए में 2400, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 1800। इसके बाद जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे,
कैश डेबिट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और फिर जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हैं तो बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो रिसीवेबल में ये क्रेडिट साइड पर आएंगे 200 के। इसके बाद हम टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाती है सेल्स की। तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई 12,100। इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं और पार्ट बी में क्योंकि सारा डाटा सेम है तो हम बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, लेकिन अब बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है। इसका मतलब है कि जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है इसमें से अभी बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं हुए हुए, तो बेसिकली हमें इसमें से ये बैड डेट्स राइट ऑफ लेस करने होंगे और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1800 नहीं लिखेंगे हम, वो 1600 लिखेंगे। सो ये फोकस आपने करना है कि अब बैड डेट्स लेस करके आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा, वो वाला नहीं लिखना होगा जो क्वेश्चन के डाटा में गिवन है, क्योंकि उसमें से अभी बैड डेट लेस नहीं हुए हुए, तो वो हमें खुद लेस करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टू बी रिटर्न ऑफ है। इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास अब जो सेल्स की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी डिफरेंट, 11,900 आई है। तो यहाँ पर बैड डेट की इंफॉर्मेशन की वजह से सेल्स की वैल्यू पर फर्क पड़ जाता है। तो बैड डेट अगर राइट ऑफ हुए हुए हों तो क्लोजिंग बैलेंस जैसे क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज लिख दें, लेकिन अगर बैड डेट टू भी रिटर्न ऑफ है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस को एडजस्ट करना होगा, इस बात का हमने ख्याल रखना होगा। पेएबल अकाउंट को देखते हैं सिमिलरली जैसे रिसीवेबल के अकाउंट को हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। तो हमारे पास ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स हैं, चेक जो हमने सप्लायर्स को इशू किए हैं वो भी हैं, और हमने कैश जो परचेजेस के लिए पे किया है यानी कैश परचेजेस की वैल्यू भी गिवन है, और हमने टोटल परचेजेस फाइंड आउट करनी है। तो हम ट्रेड पेएबल का टी अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं 120,000, क्लोजिंग बैलेंस 140,000। चेक जो हमने सप्लायर्स को इशू किए हैं तो हमारी एंट्री हुई होगी कि कैश जो बैंक है वो क्रेडिट होगा और पेएबल डेबिट होंगे, तो पेएबल के अकाउंट में ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। और अब हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट टोटल परचेजेस की है तो टोटल परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट और कैश परचेजेस का एग्रीगेट होता है, तो क्रेडिट परचेजेस हम पेएबल के अकाउंट से ले लेंगे और कैश परचेजेस जो हैं वो हम क्वेश्चन के डाटा से ले लेंगे। दोनों का एग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास टोटल परचेजेस की वैल्यू आ जाती है 1025,000। अल्टरनेटिवली अगर हम ट्रेड पेएबल के अकाउंट के अंदर कैश परचेजेस की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर दें तो हमें एक टी अकाउंट से ही टोटल परचेजेस की वैल्यू मिल सकती है। तो हम सारा डाटा सेम ले लेते हैं, लेकिन अब हम ये करेंगे कि हम कैश परचेज की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे 280,000। टोटल करेंगे तो अब जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पे परचेज की वैल्यू आएगी वो टोटल परचेजेस होंगी। सो दिस इज इक्वल टू दिस अमाउंट। तो आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स जो है वो हमारे लिए ये मेथड क्विक रहता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिस करते हुए भी। एग्जाम्पल 4 में हम एक्सपेंस अकाउंट को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास डाटा है कि क्वेश्चन में कि सीडी ट्रेडर्स हैज़ 2 शॉप्स बोथ ऑन रेंट, दोनों रेंट पर हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई हैं। प्रीपेड रेंट है शॉप 1 का, यानी शॉप 1 का जो रेंट है वो एडवांस में पे होता है, 15,000 ओपनिंग 18,000 क्लोजिंग। और रेंट पेबल है शॉप 2 का, यानी शॉप 2 का रेंट जो है वो आप एरियर्स में पे करते हैं, तो 20,000 एंड 24,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 480,000 और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं, तो एक रेंट का टी अकाउंट बना लेंगे। सो प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा एसेट है, इसका हम ओपनिंग बैलेंस 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस 18,000 लिख लेते हैं। इसके बाद जो रेंट पेएबल है या एक्रूड रेंट है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 24,000, ये भी हम इस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब जो हमने रेंट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 480,000 का, तो पे करने से बैंक क्रेडिट हुआ होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो ये 480 की पेमेंट भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम टोटल कर लेते हैं, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आ जाएगी, तो ये अमाउंट है 481,000 जो रेंट एक्सपेंस की हमें प्रॉफिट और लॉस में मेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इनकम अकाउंट के ऊपर है, तो हमारे पास जो डाटा है दैट इज ईएफ ट्रेडर्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑन कमीशन बेसिस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है। कमीशन रिसीवेबल साल के शुरू में था 30,000, एंड पर है 36,000, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि अनअर्न्ड इनकम है
वो साल के शुरू में 20,000 थी और क्लोजिंग वैल्यू नील है। ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन वाज 970,000, तो ये वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने कमीशन इनकम कैलकुलेट करनी है जो हम प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट करेंगे। सो हम इसके लिए कमीशन का टी अकाउंट बना लेते हैं। अब जो कमीशन रिसीवेबल है ये हमारा एसेट है, इसकी ओपनिंग वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर देंगे और क्लोजिंग वैल्यू को भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ये अनअर्न्ड इनकम है, ये हमारी लायबिलिटी की नेचर में आती है, तो इसका भी ओपनिंग वैल्यू भी लिख देंगे। और क्लोजिंग वैल्यू तो निल है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और जस्ट सिंपली राइट जीरो इन इट्स प्लेस। अब जो हमें टोटल कैश रिसीव हुआ, तो जब कैश रिसीव होता है तो कैश डेबिट होता है, कैश जब डेबिट होगा तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये 970 हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम इस अकाउंट का टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो कमीशन इनकम की वो अमाउंट है जो प्रॉफिट और लॉस में एज इनकम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, 996,000। एग्जाम्पल 6 में हम कैश और बैंक अकाउंट का यूजेज देखेंगे जो कि किसी स्पेसिफिक पेमेंट और रसीद को ज़्यादातर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो डाटा हमारे पास है कि कैलकुलेट ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस भी ओपनिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के बाद टोटल रिसीट्स बताई हुई हैं, पेमेंट जो एम्प्लॉइज़ को की गई हैं, पेमेंट जो सप्लायर्स को की गई हैं यानी पेबल्स के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए, और इसके बाद हमने इस डाटा की बेस पर कैलकुलेशन करनी है। तो कैश एंड बैंक का कंबाइन एक अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ कि रिसीट्स जो हैं वो कैश पर हैं या बैंक पर हैं। कुछ क्वेश्चंस में कैश और बैंक की रिसीट्स को सेपरेट लेना पड़ता है, जहाँ पर इस तरह का डाटा गिवन होता है कि कैश और बैंक का डाटा अलग अलग मेंटेन हो रहा है और उसमें हमारे पास वो रेलिवेंट डाटा अलग अलग हो, तो फिर उसके अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। और जहाँ पे इस तरह का डाटा हो जहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश ना किया गया हो कि जो रिसीट्स या पेमेंट्स हुई हैं वो कैश में हुई हैं या बैंक में हुई हैं, तो फिर इनका कंबाइन अकाउंट बना लिया जाए। तो कंबाइन अकाउंट हम एक बना रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, ये हम मेंशन कर लेंगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी मेंशन कर लेंगे। इसके बाद कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम रिसीट्स को लिख लेंगे ऑन डेबिट साइड। फिर पेमेंट में सप्लायर्स को पेमेंट है 38,200 की, ये पेबल्स को पेमेंट हो जाएंगी, पेबल्स डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। और फिर एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट है वो सैलरीज के नाम से रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ड्राइंग्स भी हुई हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टी अकाउंट का। अगर हम टोटल कर लेते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज़ ऑफ ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की वैल्यू इस तरीके से कैश और बैंक अकाउंट बनाने से हमारी कैलकुलेट हो जाती है। एग्जाम्पल 7 है कैश एट बैंक फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। तो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर हमें बैंक स्टेटमेंट का डाटा गिवन होता है और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जब बैलेंस दिया हुआ होता है तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर फिर ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है कि कुछ चेक्स जो हैं वो अनप्रेजेंटेड थे या अनक्रेडिटेड थे। तो हमें बैंक स्टेटमेंट वाला कैश का बैलेंस अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं लिखना होता, हमें वो बैलेंस लिखना होता है जो हमारी कैश बुक के मुताबिक होता। तो बैंक स्टेटमेंट का जब डाटा अवेलेबल है तो उससे हम कैश एट बैंक अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो इस एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। जीआई ट्रेडर हैज बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ 86,000, तो 86,000 का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 12,000 के और अनक्रेडिटेड चेक्स हैं 15,000 के। तो ये टाइमिंग का डिफरेंस होता है सिर्फ कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ने अल्टीमेटली बैंक में चले जाना है और फिर बैलेंस को रिड्यूस कर देना है, और अनक्रेडिटेड चेक्स ने भी बैंक के अंदर डिपॉजिट अल्टीमेटली हो जाना है और क्रेडिट होके हमारे बैलेंस को बढ़ा देना है। सो हमने कैश एट बैंक कैलकुलेट करना है जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। सो सिंपली हमारी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस लेंगे, अनप्रेजेंटेड वाले चेक्स को माइनस कर देंगे और जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक वैल्यू आ जाएगी। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट माइनस अनप्रेजेंटेड चेक प्लस अनक्रेडिटेड चेक, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट करनी है। एक और एग्जांपल सिमिलर उस पर देखते हैं कि अगर ओवरड्राफ्ट की वैल्यू गिवन हो तो फिर हमने कैसे यूज करना है। आईजे ट्रेडर हैज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ ₹6,000, तो ये अब नेगेटिव बैलेंस के तौर पर इसको ले लेंगे, दैट्स द ओनली थिंग जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। अनप्रेजेंटेड चेक 4,000 के हैं, ये हमने माइनस करने होंगे क्योंकि जब ये प्रेजेंट होंगे तो हमारा बैलेंस रिड्यूस कर देंगे, और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं वो हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब ये चेक डिपॉजिट होकर क्लियर हो जाएंगे तो ये हमारा बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। सो रिक्वायर्ड ये है कि कैश एट बैंक हमने कैलकुलेट करना है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए।
तो हमारी जो अप्रोच होगी वो यही होगी कि हम ये नेगेटिव में बैलेंस लेंगे, तो -6000 लेंगे, -4000 अनप्रेजेंटेड का, 15000 जो अनक्रेडिटेड का वो लेंगे। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो ये हम एज कैश एट बैंक लिखेंगे। अगर ये वाली फिगर माइनस में आ जाती तो फिर इसको बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे मेंशन करते। तो अगर आपके पास ये फिगर प्लस में आ जाए तो इसे आप कैश एट बैंक के तौर पे लिखेंगे, और अगर ये फिगर आपके पास माइनस में आ जाए तो इसे आप ओवरड्राफ्ट के तौर पे लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।